स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में केपलर के तृतीय नियम तक पढ़ लिया था, थर्ड लॉ ऑफ केपलर, जिसमें आपको बताया गया कि किसी ग्रह का परिक्रमण काल उसके दीर्घाक्ष के तृतीय घात के अर्ध दीर्घाक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। हमने कहा था कि उसका हम लोग प्रूफ जानेंगे आज, अगले दिन उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो केपलर के तृतीय नियम की व्याख्या, केपलर के तृतीय नियम की व्याख्या। केपलर के तृतीय नियम की व्याख्या, इस पर हम लोग जानेंगे, चर्चा करेंगे। तो आपको ये बताया जा चुका है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करता है, वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है और सूर्य उसके फोकस पर स्थित होता है। एक बार फिर से समझिए, ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा हो गया, ये आपको बताया जा चुका है। इसमें एक क्या होता है, ये लंबाक्ष दीर्घाक्ष कहलाता है। ये इसकी लंबाई कम होती है, इसे क्या कहते हैं, लघु अक्ष कहते हैं। ये इसकी जो टोटल लंबाई होती है वो क्या है, 2a होता है। हमने बताया, माना जाता है, इसको a मान लें तो ये भी कितना होगा, a ही होगा। ये अगर b है तो ये भी क्या होगा, b ही होगा। कितना होगा, ये आपका b होगा। यानी दीर्घाक्ष की लंबाई 2a और लघु अक्ष की लंबाई 2b होती है, मानी जा सकती है। जरूरी नहीं कि यही अक्षर आप ले, कुछ भी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और सूर्य यहाँ पर होता है फोकस पर, या तो यहाँ पर होगा, मैंने आपको बताया था कि दीर्घवृत्त में क्या फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो मान लीजिए कि सूर्य कहाँ पर है, यहाँ पर। सूर्य यहाँ पर है और कोई ग्रह इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगा रहा है। ऐसे ये ग्रह है, ये ग्रह है और ये ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगा रहा है। अब इस ग्रह का परिक्रमण काल, परिक्रमण काल का मतलब क्या हो गया, इस ग्रह का सूर्य को चारों ओर एक चक्कर में लगाने में लगा समय, परिक्रमण काल अगर कितना है, t है। और अर्ध दीर्घाक्ष, पूरा दीर्घाक्ष कितना है, a कितना है, 2a है, तो अर्ध दीर्घाक्ष कितना होगा, a होगा। तो ये अर्ध दीर्घाक्ष कितना हो गया, a हो गया। तो केपलर का नियम कहता है कि परिक्रमण काल का वर्ग यानी t का स्क्वायर अनुक्रमानुपाती होता है a के क्यूब के, a के क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बात जाननी है आपको। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब इसी का हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, इसी का प्रूफ करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आपको बताया जा चुका है, जो केपलर के सेकेंड रूल में आपको बताया गया कि किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल क्या होती है, नियत होती है, और उसकी व्याख्या कोणीय संवेग संरक्षण के आधार पर की गई। और वहां से एक निष्कर्ष निकला, और वो निष्कर्ष क्या निकला कि dA/dt बराबर किसके होता है, dA/dt बराबर किसके होता है, J/2m। ये बताया गया है सेकेंड कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर, केपलर के सेकंड लॉ के एक्सप्लेनेशन में, उसकी व्याख्या में बताया गया कि dA/dt किसके होता है, J/2m के बराबर होता है। जहां J क्या है, कोणीय संवेग है, J क्या है, कोणीय संवेग है, और m क्या है, m क्या है, ग्रह का द्रव्यमान है। अब इन चीजों की चर्चा करने के बाद, इसकी चर्चा करने के बाद अब हम लोग केपलर के तृतीय नियम की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो प्रिय बच्चों, आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। ऐसा आपने पढ़ा है, लेकिन यहां पर हम समय बराबर दूरी बटे 4 का सूत्र नहीं लगाएंगे, बल्कि हम क्या लगाएंगे, आपको
जो सेकेंड लॉ है उसमें किसकी बात की जा रही है? क्षेत्रीय चाल की बात की जा रही है। इसलिए हम यहाँ पर समय बराबर दूरी बटे चाल ना लगा करके बल्कि क्या लगाएंगे, हम लिखेंगे समय बराबर क्षेत्रफल बटे क्षेत्रीय चाल बटे क्षेत्रीय चाल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्षेत्रफल बटे क्षेत्रीय चाल, ये हो गया समय बराबर। इसका मतलब, इसको थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे आप, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए, अलग से समझिए, अलग से मैं चित्र बना रहा हूं कि मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका दीर्घवृत्त हो गया और यहां पर सूर्य स्थित है, यहां पर सूर्य स्थित है और एक ग्रह यहां से चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया। अब यही ग्रह यहां पर पहुंचता है, तो ये जो रेखा यहां पर है वो कहां पर पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? यानी कितना क्षेत्रफल उसने तय कर लिया, इतना क्षेत्रफल तय कर लिया कि नहीं कर लिया? अब फिर वो ग्रह यहां से, ये रेखा इस रेखा की बात कर रहा हूं, अगर ये ग्रह कहां पर पहुंच रहा है, यहां पर पहुंच रहा है, तो अब यहां से यहां तक पहुंचने में इस रेखा द्वारा कितना क्षेत्रफल तय कर लिया, इतना क्षेत्रफल तय कर लिया। अब ये ग्रह घूम करके यहां पर पहुंच गया मान लीजिए, तो ये यहां पर इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। अब ये ग्रह मान लीजिए यहां से कुछ समय बाद यहां पर पहुंच गया, तो इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल क्या हो गया, ये पूरा हो गया कि नहीं हो गया? अब ये ग्रह यहां पर पहुंच गया, तो इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ये पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस रेखा के द्वारा, इस रेखा के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? घेरा गया क्षेत्रफल। अब ये ग्रह कहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया, तो इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब जब ये ग्रह वापस यहां पर पहुंच गया तो इसका एक चक्कर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में नहीं है? और एक चक्कर में इस रेखा के द्वारा कितना क्षेत्रफल तय किया गया, इस दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर तय किया गया कि नहीं किया गया? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा? तो यहां पर जो क्षेत्रीय, मैंने केपलर का द्वितीय नियम क्या कहता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा की समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, ये तो बताया गया है। तो इसका मतलब ग्रह इस रेखा का चाल क्या, अगर इस रेखा को हम समझें तो इस रेखा का जो चाल है, क्षेत्रीय चाल है, वो कितना है, J/2m है। और इसके द्वारा एक चक्कर में जो पूरा क्षेत्रफल तय किया जा रहा है वो इसके दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं है? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो। तो अब समय क्या है, एक चक्कर की चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो एक चक्कर में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण काल। यहां पर तो ये क्या हो गया, T हो गया। अब क्षेत्रफल, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल अगर इसका अर्ध दीर्घाक्ष A है और इसका लघु अक्ष B है तो इसका क्षेत्रफल होता है πAB। यदि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे तो इंटर में जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल πAB कैसे होता है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक सिखा दे रहा हूं क्योंकि आप ये जान पाए, तभी थोड़ा सा जान पाए कि ये कैसे हुआ। तो प्रिय बच्चों, जब मैंने दीर्घवृत्त की चर्चा की थी तो मैंने कहा था कि दीर्घवृत्त किससे रिलेटेड है, वृत्त से रिलेटेड है। तो जैसे अगर ये वृत्त है, सपोज कीजिए वृत्त है, ये वृत्त है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया A और ये भी हो गया A, समझने के लिए बता रहा हूं। तो आप वृत्त का क्षेत्रफल लिखते हो πA²। अब πA² बराबर क्या लिख सकते हो, पाई गुणे A। तो यहां पर आपने लिखा पाई और A² को लिखा A गुणे A, जहां पर A ये हो गया और ये हो गया, तो πA² हो गया। समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल,
दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पाई पाई हो गया, यहां इसकी लंबाई कितनी है a है तो गुणे a हो गया, और इसकी लंबाई कितनी है b है तो पाई a b हो गया। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक आसान सा तरीका, एक थोड़ा सा जो है आपको समझाने के लिए मैंने एक तरीका अपनाया। हालांकि ये पूरी तरह से आप मैथमेटिकली जानते तो और बेहतर रहता, लेकिन मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पाई a b कैसे होगा। मुझे लगता है समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई a b हो गया। अब देखिए यहां से, और क्षेत्रीय छाल dA बाई dt किसके बराबर आया है, J/2m, J/2m। क्लियर हो गया। तो अब ये 2m कहां चला जाएगा, ऊपर, तो यहां से आप लिखोगे, इसलिए T इज इक्वल टू 2m पाई a b बटे j। कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। 2m कहां चला गया, ऊपर चला गया। अब देखिए, अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा। अब आप कहेंगे सर स्क्वायर क्यों करेंगे, तो स्क्वायर मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे सिद्ध क्या करना है, टी स्क्वायर अनुपाती किसके, ए क्यूब के। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर टी स्क्वायर आएगा, तभी तो हम तुलना कर पाएंगे। तो हम वर्क करने जा रहे हैं, तो इसलिए क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का वर्ग कितना हो गया 4, m का वर्ग कितना हो गया m स्क्वायर, पाई का वर्ग कितना हो गया पाई स्क्वायर, a का वर्ग कितना हो गया a स्क्वायर, b का वर्ग कितना हो गया b स्क्वायर, और j का वर्ग कितना हो गया j स्क्वायर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। परंतु j बराबर किसके होता है, आई ओमेगा, बताया जा चुका है। और i बराबर किसके होता है, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, i बराबर एम आर स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, या रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं इसकी, छोड़ दीजिए, जाने कोई जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए, ज़्यादा कठिन हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ से आप देखिए, बहुत आराम से समझिएगा। मैंने अभी यहाँ पर जो चित्र बनाया था, थोड़ा सा आराम से देखिएगा। ये क्या है, दीर्घवृत्त। इसमें हमने बताया ये क्या है, दीर्घाक्ष। इसमें हमने बताया ये क्या है, लघुअक्ष। इसमें हमने बताया ये क्या है, नाभि है या फोकस है। और कितने नाभियां होती हैं, कितनी नाभि होती हैं, 2। तो एक नाभ ये हो गया और एक नाभ ये हो गया। क्लियर, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना। और ऐसी रेखाखंड जो नाभि से होकर जाती है, जिसे फोकस भी कहते हैं, चाहे आप नाभि बोलिए और क्या बोलिए, चाहे आप फोकस, अंग्रेजी में फोकस और हिंदी में क्या बोलेंगे, नाभि बोलेंगे। तो ऐसी रेखाखंड जो नाभि से होकर जाती है और दीर्घाक्ष पर कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है, उसे नाभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, नाभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिलंब कहते हैं। तो ये क्या हो गया, नाभिलंब। और इस नाभिलंब की लंबाई, अगर ये L है और ये भी कितना है, L है, तो इस नाभिलंब की लंबाई कितनी होती, 2L होगी। और जब ये 2L होगी तो इस नाभिलंब की लंबाई बराबर होता है 2b²/a, जहां पर a क्या है, ये पूरी लंबाई है, इसको बताया जा चुका है, और b क्या है, ये वाली लंबाई। अब आप चिंतित हो गए होंगे कि सर ये सूत्र कहां से आया। तो प्रिय बच्चों, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। जब आप फर्स्ट ईयर में मैथ पढ़ाने वाला हूँ अगले बस कुछ ही देर में, तो वहाँ पर मैं इसके बारे में कुछ दिनों में चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन यदि आप बायो के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा आपको अलग से याद करना पड़ेगा कि नाभिलंब 2L बराबर 2b²/a होगा, जहाँ 2a दीर्घाक्षी लंबाई है और 2b
लघु अक्ष की लंबाई। तो यहाँ 2 से 2 क्या हो गया बच्चों, कट गया। तो जब 2 से 2 कट गया, वो ध्यान समझिएगा, तो ये बटे में ही इधर आएगा, क्या हो जाएगा गुणे में, तो AL बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, B स्क्वायर। AL बराबर किसके आ गया, B स्क्वायर। तो B स्क्वायर बराबर किसके आ गया बच्चा, AL आ गया। बात समझ में आ गई। तो अब ये मान उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे नहीं रख देंगे। तो इसलिए T स्क्वायर बराबर 4 पाई M स्क्वायर पाई स्क्वायर A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर की जगह पर हम क्या रखेंगे, AL रखेंगे। क्या रखेंगे, AL, और अपान J स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। क्या मिला है यहां से बच्चों, T स्क्वायर, इसलिए T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 M स्क्वायर पाई स्क्वायर L, 4 M स्क्वायर पाई स्क्वायर L, और A स्क्वायर और A का गुणा होगा तो क्या मिलेगा बच्चों, A क्यूब अपान G स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो बच्चों यहां से, देयरफॉर T स्क्वायर, 4 क्या है, कांस्टेंट है, M स्क्वायर ग्रह का द्रव्यमान कांस्टेंट है, परिवर्तन हो जाएगा नहीं, पाई 5/7 कांस्टेंट है, L नाविलंब कांस्टेंट है, J क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है, कोणीय संवेग कांस्टेंट है। तो बचा क्या, A क्यूब। क्या बचा, A क्यूब। इसका मतलब है कि T स्क्वायर किस पर निर्भर करता है, A क्यूब पर निर्भर करता है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, और यही तो केपलर का तृतीय नियम है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, जान गए होंगे। क्योंकि 4 कांस्टेंट है, इसलिए 4 नहीं बदलेगा, इसलिए T स्क्वायर का मान 4 पर निर्भर नहीं करता। तो T स्क्वायर इस पर ये सारी चीज वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, बदलाव किसमें हो सकता है, A में, इसलिए T स्क्वायर अनुक्रमानुपाती किसके हो गया, A क्यूब के अनुक्रमानुपाती हो गया, और यही केपलर का तृतीय नियम है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने केपलर के ग्रहों से संबंधित के गति से संबंधित तीनों नियम जाने, उनकी व्याख्या की, उसके बारे में बेहतर ढंग से जाना। अब हम लोग कुछ और जानेंगे, कुछ और समझेंगे। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। The relation between small g and capital G. The relation between gravitational acceleration and universal gravitational constant. यानी स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में हम लोग संबंध सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। प्रिय बच्चों, आपको बताया गया है कि पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से खींचती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, भार कहते हैं। और इसके लिए हमने आपको समझाया था कि W बराबर किसके होता है, M इंटू G, जहां M उस वस्तु का द्रव्यमान है और G गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका भाग आपको बताया जा चुका है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यानी पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ जिस बल से आकर्षित करती है वो बल ही भार है, और उसका मान क्या होगा, mg के बराबर। तो ये बातें जाननी है, क्लियर। तो हम और ये जान चुके हैं कि पृथ्वी के द्वारा जो लगने वाला बल है किसी वस्तु पर, वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, और वही उस वस्तु का भार होगा जहां m उस वस्तु का द्रव्यमान है। तो चलिए थोड़ा सा और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं।
स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध निकालते हैं। और हम ये भी जान चुके हैं न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला बल होता है वो कितना होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, जहां m1 पहले वस्तु का द्रव्यमान है, m2 दूसरे वस्तु का द्रव्यमान है और r उन वस्तुओं के बीच की दूरी है और g क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके आगे। यहां पर मान लीजिए पृथ्वी है, सपोज कीजिए पृथ्वी है, वृत्ताकार माना गया है, यहाँ पर गोलाकार। पृथ्वी कैसा माना गया यहाँ पर, गोलाकार। वास्तव में गोलाकार नहीं है, आपको बताया जाए कि पृथ्वी अपने ध्रुवों पर क्या है, थोड़ी सी चपटी है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसको क्या माना जा रहा है कि ये कैसा है, गोलाकार है। तो जब ये गोलाकार होगा तो इसका केंद्र होगा कि नहीं होगा, जी हाँ होगा। और इसकी त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, जी हाँ होगी। और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, आर ई, कितनी हो गई, आर ई, आर फॉर रेडियस और ई फॉर अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की त्रिज्या हमने कितनी मान ली है, आर ई मान ली। पृथ्वी की त्रिज्या मैंने मान ली आर ई। और पृथ्वी का द्रव्यमान मैंने मान लिया, पृथ्वी का द्रव्यमान ये हमने मान लिया एमई। कितना मान लिया, एमई मान लिया। त्रिज्या मान ली आरी और द्रव्यमान मान लिया एमई। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इतनी बात क्लियर हो गई, समझ आ गया। अब मैंने मान लिया कि एक वस्तु है जो इसकी सतह पर ही रखा हुआ, पृथ्वी की सतह पर ही रखा हुआ है और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, m है। और आप जानते हैं कि गोले, अगर कोई वस्तु गोला है तो उसका समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर निहित होता है, यानी यहाँ उस पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कहाँ पर निहित है, यहीं पर, और उसको हम क्या मान सकते हैं, m, क्योंकि आपको माना गया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, m। तो यहां पर कै वस्तु हो गए, दो वस्तु। एक कौन हो गया, पृथ्वी हो गई जिसका द्रव्यमान m ही है। दूसरा कौन हो गया, m, वस्तु का द्रव्यमान हमने कितना मान लिया, m, वस्तु का द्रव्यमान कितना मान लिया, m। तो दो वस्तु हो गए, दोनों का द्रव्यमान मिल गया, इनके बीच की दूरी दी हुई लगी हुई है, मिल गई है, कितनी है, आर ई। तो न्यूटन के अनुसार लगने वाला जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो F किसके बराबर होगा, जो लगने वाला बल होगा F वो किसके बराबर होगा, G। फिर क्या लिखा हुआ, m1, m1 मतलब पहले वस्तु का द्रव्यमान, पहले वस्तु का द्रव्यमान आपने क्या मान लिया, m मान लिया। m2 दूसरा वस्तु कौन है, पृथ्वी, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, me, तो gm इंटू me अपान आर स्क्वायर, दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी, दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी कितनी है, आर ई, तो यहाँ पर हो गया आर ई का स्क्वायर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको क्या बताया गया है, आपको यह बताया गया है कि पृथ्वी जिसी वस्तु को जिस बल से खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, वही उस वस्तु का भार है, वही उस वस्तु का भार है। तो परंतु भार की परिभाषा से, भार की परिभाषा से F बराबर किसके होगा, mg के होगा, क्योंकि यही तो इस वस्तु का भार है। जितना बल से पृथ्वी अपनी ओर खींचती, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कितना है, gm अपान आर ई स्क्वायर। और वही आकर्षण बल पृथ्वी के द्वारा जो किसी वस्तु पर जो आकर्षण बल कार्य करता है वही उस वस्तु का भार है, F बराबर mg। अब बहुत बच्चे चिंतित हो गए, सर जी भार को तो W से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ आपने F लिख दिया। बेटा परिभाषा मेन है, अक्षर प्रदर्शित चाहे जिससे करिए। तो यहाँ पर बल F फॉर फोर्स लिखा हुआ है, इसलिए ये वस्तु का भार है और इस वस्तु का भार किसके बराबर है, mg के बराबर है। मुझे लगता है समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए mg बराबर किसके हो गया,
mg बराबर किसके हो गया, g me m अपान re। अब यम से यम कट गया तो क्या मिल गया, therefore g is equal to gme अपान re। ये संबंध मिल गया स्मॉल g और कैपिटल G। अब मैं आपको एक और बात बताने वाला हूं, एक और चीज बताने वाला हूं। कैपिटल G का मान आपको बताया जा चुका है 6.6 इंटू 10⁻11। RE की वैल्यू, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6400 किलोमीटर, पृथ्वी का द्रव्यमान आप पता कर लीजिए, और उन सब की वैल्यू अगर जब रखेंगे तो G की जो वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल रहा है वो आपको लगभग उसके बराबर मिल जाएगा। तो G की जो वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिला है वो इसी फार्मूले से याद किया गया है। प्रैक्टिकली भी हम लोग करते हैं, लेकिन अगर थ्योरेटिकली पूछा जाए तो यहाँ से आप स्मॉल g की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के दिन बस इतना ही, फिर कल हम नई चीज़ों को, नई बातों को सीखेंगे और ज़्यादा अध्ययन करेंगे। मिलते हैं, धन्यवाद।